हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 8 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन पॉइंट से। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की वीडियो डिटेल में देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूएस के बाद किस और देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा की, तो अर्जेंटीना ने घोषणा की है। मिसेज वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का खिताब किसने जीत लिया है, तसेगो गलेई ने दक्षिण अफ्रीका की हैं। और कर्नाटक ने लास्ट नक्सली लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे आत्मसमर्पण करवा लिया है और इसके बाद से कर्नाटक नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। 87वां टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीत लिया है आर प्रज्ञानंदन ने। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस पेश किया है। यहाँ पर आईआईटी मद्रास रहेगा, आईआईटी मद्रास रहेगा। उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष कबड्डी का गोल्ड मेडल। और महिलाओं वाला किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक नाम का कैंपेन शुरू किया है। आज रिजल्ट आएंगे दिल्ली चुनाव विधानसभा चुनाव के। और लोगों के बीच वाटर सेड विकास परियोजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर सेड यात्रा शुरू की है। पनामा को चीन के बीआरआई मॉडल से बाहर आने, बीआरआई डील से बाहर आने के लिए विवश किया अमेरिका ने और अब ये बाहर हो गया है। बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल मिला हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अच्छा, आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में हुई आरबीआई की एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई? साथियों, पिछले कई सालों से आरबीआई ने रेपो रेट में परिवर्तन नहीं किया था और रेपो रेट काफी बढ़ा करके रखा था। 6.5% पर रेपो रेट चल रहा था अभी तक। काफी सालों के बाद जब देखा कि कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, काफी अर्थव्यवस्था स्लो हो गई है, तो इसको देखते हुए आरबीआई ने चेंज किया है रेपो रेट और 25 बेसिस पॉइंट कम किया है, या हिंदी या दूसरी लैंग्वेज में कहें 0.25% की कमी की है रेपो रेट में। तो जो 0.25 होता है इसी को 25 बेसिस पॉइंट कहते हैं, है ना। तो ये 25 बेसिस पॉइंट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको समझो, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई ने कटौती क्यों की है, इससे फायदा क्या होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि ये नए बजट के बाद पहले एमपीसी की बैठक थी। अभी 1 फरवरी को बजट आया और इसकी पहली एमपीसी की बैठक हुई उसके बाद से। दूसरा ये कि अभी आरबीआई के गवर्नर भी चेंज हुए हैं। गवर्नर नए बने हैं संजय मल्होत्रा, और संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली ये एमपीसी बैठक थी, इसलिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। और पहली ही एमपीसी बैठक में इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कम कर दिया है ना। इससे पहले शक्तिकांत दास थे तो वो काफी लंबे समय तक 6.5% पर बरकरार रखे थे। अब जिन लोग को इकोनॉमी नहीं समझ में आती है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट देखो, इसको समझने के लिए ना आपको समझना होगा कि आरबीआई है क्या। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये सेंट्रल बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक है। क्या है? बैंकों का बैंक है। ये बात ध्यान रहेगा अगर आपको, तो आप नहीं भूलोगे। बैंकों का बैंक है ये। मतलब इसका इसका मतलब ये कि हम लोग जो बैंकिंग करते हैं ना अदर बैंकों से, कोई भी, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो, इन बैंकों में चाहे पीएनबी हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, जो भी बैंक आप सुने होंगे, इन बैंकों से हम लोग बैंकिंग करते हैं, है ना। हम लोग कस्टमर बैंकिंग करते हैं इनसे। तो बैंकिंग का मतलब क्या? हम लोग या तो पैसा जमा करेंगे या तो पैसा लोन लेंगे। जब पैसा जमा करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, जब हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, या कहें कि बैंक के इंटरेस्ट लेती हैं। तो इसी को बैंकिंग कहा जाता है। सेम ऐसे ही बैंकिंग करती है ये बैंकें आरबीआई से। मतलब इसका ये भी आरबीआई के पास पैसे जमा करती हैं और आरबीआई से पैसे लोन पर भी लेती हैं। तो जब ये आरबीआई के पास पैसे जमा करेंगी तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आरबीआई से ये उधार लेंगी तो इनको इंटरेस्ट चुकाना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ समय के लिए लेना लेना पड़ता है इन बैंकों को, ज्यादा समय के लिए नहीं लेना होता है। तो जब अल्प समय के लिए आरबीआई से ये बैंक पैसा उधार लेती है ना, तो उस पर जो रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसी को कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट
ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट को जो आरबीआई को देना पड़ता है इन बैंकों को। और यही रेपो रेट जो है जो इनको देना है ये है 6.25%। ठीक है ना, 6.25% है। अगर मान लो ये कभी पैसा जमा करती हैं आरबीआई के पास तो आरबीआई इंटरेस्ट देगा, है ना। जब ये पैसा जमा करेंगे और इनको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट, क्योंकि आरबीआई को भी तो कमाना है। तो आरबीआई ज्यादा अगर इंटरेस्ट लेगा देने लगेगा रेपो रेट को ज्यादा, रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा कर देगा तो फिर इसकी अर्निंग कम हो जाएगी, है ना। तो अब ये बात समझ में आई, जब ये पैसा जमा करेंगी तो इनको मिलेगा तो रिवर्स रेपो रेट, और ये पैसा उधार लेंगी तो इसे कहेंगे रेपो रेट। अब इसी रेपो रेट को घटाने बढ़ाने से अब मार्केट में इफेक्ट क्या पड़ता है इसको देखो। देखो थोड़ा सा यहाँ समय दे दो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। देखो अब मान लो रेपो रेट अभी 6.25% है, अभी क्या था 6.5% था। तो जब 6.5% था तब फिर ये लोग, जब मान लो ये बैंकें हैं आरबीआई से पैसा ले रही हैं तो उनको 6.5% ब्याज देना पड़ रहा है आरबीआई को। तो ये जब कस्टमर को लोन बांटेंगे, कस्टमर इनसे पैसा लेगा, जब कस्टमर को ये लोन देंगी तो लोन क्या, हाउस लोन हुआ, कार लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, ये सब लोन देंगी, लोन के प्रकार है। तो जब ये पैसे देंगी, अपने पास तो पैसा है नहीं, आरबीआई इसलिए है, तो ये लेंगी तो ये भी कुछ कमाएंगी। ये क्या कमाएंगी कि ये इसी पर थोड़ा सा 2% अपना कमा लेंगी। तो ये मान लो दे दी कि चलो भाई हम 8.5% पर हम दे दिए कस्टमर को, 2% अपना बना करके। तब ये हुआ, हाउस लोन जो मिला कस्टमर को, व्यक्ति को, आम नागरिक को, वो 8.5% पर मिला। कुछ बैंक के 9% करती हैं, मतलब सबका अपना अलग अलग रहता है, लेकिन आरबीआई से उतना लग रहा है सेम। अब इसके बाद सर्विस के अकॉर्डिंग सबका अपना अलग अलग रेट रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लो अगर आरबीआई ने इसको कम कर दिया तो इनको भी कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई इनको भी तो अल्टीमेटली लोन बांटना है ना। जब ऊपर से सस्ते में पाएंगे तो ये क्यों महंगे में बेचेंगे, अगर ये महंगे में बेचेंगे तो बहुत सारे बैंक हैं जो सस्ते में बेचेगा, कस्टमर उसके पास जाएगा, इनको भी कस्टमर भी तो लाना है। तो ये क्या करेंगे कि ये भी अपना जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कम करेंगे। जब लोन का इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोगों में इच्छा बढ़ेगी कि भाई इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लाओ घर खरीद लें, लोन पर पैसे उठा लें, या पैसे उठा लें कार खरीद लें और कुछ और चीज़ें खरीद लें, आईफोन खरीद लें, है ना। तो फिर क्या होगा कि जब ये कम पैसे लेकर मतलब ज़्यादा ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट में, तो जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है ना तो फिर सप्लाई कम होने लगती है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम होने लगी तो दाम बढ़ने लगते हैं। डिमांड सप्लाई का गेम होता है भाई, अगर डिमांड बढ़ गई, पैसे सबके पास आ गए ज़्यादा, तो वो सप्लाई कमी है तो वो क्या करेगा, दाम बढ़ा देगा, जिसके पास ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा है वही आग खरीदे, नहीं तो बाकी लोग ना खरीदें। तो महंगाई बढ़ जाती है इससे, इसीलिए आरबीआई इसको कंट्रोल करके रखती है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं चेंज करती है, लेकिन मार्केट में पैसा भी बना रहे इसीलिए आरबीआई ऐसे स्टेप लेती है। आरबीआई अगर आपको याद होगा जब 2020 में कोरोना टाइम चल रहा था तो आरबीआई लंबे समय तक 4% पर रेपो रेट बना करके रखा था, काफी लंबे समय तक रखा था। ऐसा क्यों किया था, तो ऐसा ऐसे किया था 2-3 साल तक लगातार ऐसा बना करके, जिससे जब ये 4% देगा तो देगा तो बैंकें जो है 5-6% देंगी, तो लोग मार्केट में आए पैसा लगाएं, जिससे मार्केट में पैसा बना रहे, नहीं तो लोग दाब करके पैसा रख लिए थे और मार्केट में पैसा आ नहीं रहा था, इकोनॉमी नीचे जा रही थी। तो इसलिए आरबीआई ने रेट कम कर रखे थे, लेकिन जैसे ही कोविड गया तो लोग फिर से इच्छुक हुए, तो फिर से रेपो रेट बढ़ना शुरू हुआ था। बात समझ में आ गई पूरा। चलिए, अच्छा, इसी में और भी टर्म है, ये सब मैं आपको इकोनॉमी वाली क्लास में बता चुका हूँ, और जिनको लेना है इकोनॉमी वाला बैच वो अ, जा करके ऐप पर ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है। खैर, ये 6.2% 2.5% रेपो रेट हो गया है। बैंक रेट जो है ये है आपका 6.5%। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है वर्तमान में। कैश रिजर्व रेशियो ये है 4%। कैश रिजर्व रेशियो बैंकों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, तो संजय मल्होत्रा नए हैं आरबीआई के चेयरमैन, समझ में आई बात। चलिए, टाइम ज्यादा लग गया लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला, कोलकाता में पूर्वी सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो कोलकाता में पूर्वी सेना का मुख्यालय था, फोर्ट विलियम अब तक नाम था, अब इसका नाम विजय दुर्ग होगा, ठीक है ना। खींच दूंगा मैं, टाइम पर ही पूरा खत्म होगी वीडियो, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पर देखो, आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड था अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट से हट रहे हैं, लगातार चीजें का नाम बदल रहा है। आपको याद होगा इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने
अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया था। क्या किया था? श्री विजयपुरम। वो भी ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया था। ऐसे ही देखो फोर्ट विलियम का नाम यहाँ बदला गया है और अब ये कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी नाम बदले गए हैं छोटे मोटे, वहां पर जो उस हाउस में कुछ स्थल थे, कुछ नाम थे, उनका नाम बदल करके मानेकशॉ हाउस, शिवाजी गेट, ऐसे नाम कर दिए गए, गेट और हाउसेस के नाम। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में चेंज किया गया है पूर्वी सेना के मुख्यालय में, ईस्टर्न कमांड में। अगला, कोलकाता से ही अगला भी क्वेश्चन है, ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट हुआ है, इसका कौन सा संस्करण अभी हुआ? तो ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट ये हुआ 8वां, अभी कोलकाता में हुआ। कोलकाता क्योंकि राजधानी है, पश्चिम बंगाल इसको आयोजन किया है। क्यों किया है? जिससे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। याद हो अगर आपको, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि भारत के सभी राज्य जो हैं इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं तेजी से, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी से हम लोग पैसे उठा सकें, एफडीआई को बढ़ा सकें, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें अपने अपने राज्यों में। तो सभी राज्यों के सीएम से ये निर्देश दिया गया है कि भाई अट्रैक्ट करो, क्योंकि अगर आप अट्रैक्ट करोगे इन्वेस्टमेंट तो आपकी राज्य की इकोनॉमी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ में आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, मेड इन इंडिया चीज़ें बढ़ेंगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आपके यहाँ रोजगार वगैरह के भी अवसर होंगे। तो ये आपको दिख रहे हैं ना मोटा भाई अंबानी, ऐसे सभी दिग्गज जो है बिजनेसमैन ये सब आए हुए हैं, जैसे सज्जन जिंदल, संजीव गोयनका, फिक्की अध्यक्ष, ये सब आए हुए हैं। तो 5 और 6 फरवरी को 8वां ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट हुआ। ठीक है, 8वां संस्करण था। अगला, पिता की मृत्यु के बाद प्रिंस रहीम अल हुसैनी का नया नाम क्या होगा? प्रिंस रहीम अल हुसैनी, अब ये होंगे साथियों आगा खान 5, क्योंकि इनके पिताजी थे आगा खान 4 और उनकी हो गई मृत्यु। तो उनके बाद जो प्रिंस बचे हैं, प्रिंस रहीम अल हुसैनी, अब ये नए लीडर होंगे। आगा खान बेसिकली जो इस्माइली मुस्लिम होते हैं कम्युनिटी, उनमें उनमें एक प्रतिष्ठित पद होते हैं, उनका राजा कह लो आप। तो इस्माइली मुस्लिम समुदाय जिसकी वही 12 से 15 मिलियन के आसपास में ही टोटल आबादी है पूरी दुनिया में। हालांकि अलग अलग देशों में है, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसे 35 देशों में ये लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो मेन होता है, जो राजा होता है, वो आगा खान कहते हैं लोग। तो 50वें वंशानुगत इमाम बन गए हैं प्रिंस रहीम अल हुसैनी। ये आगा खान 5 के नाम से जाने जाएंगे, आगा खान 5 होंगे। ठीक है, लिस्बन में निधन हुआ किसका? आगा खान 4 का, इनके पिताजी का। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात देखो साथियों, जो जनवरी मंथ की ई बुक लाई गई है ना, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाली पहुँचे, जिससे लोग जान पाएँ कि एक्चुअल में ई बुक में दिया कितना ज़्यादा कंटेंट जाता है। तो इसमें देखिए आपको बजट बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके ग्राफिक्स के माध्यम से दिया गया है। ऐसे इस बार मतलब जैसे जैसे हम लोग नए नए ई बुक लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत सारे नए नए प्रकार के कंटेंट थोड़ा सा इनोवेटिव करके डाल रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, आप जितने रुपए में ई बुक पाओगे ना, आपको लगेगा कि मुफ्त में ही पा गए। ये ई बुक का प्राइस अभी और घटा करके मात्र 10 रुपए कर दिए गए हैं। आप इंडेक्स देखो कितना ज़्यादा कंटेंट है, और ये 2 दिन के लिए 10 रुपए इसलिए किए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये बुक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ कि कंटेंट हमारा है क्या। वैसे भी इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, 20 रुपए किया गया है। 20 रुपए मतलब रहता ही है पिछले 5-6 सालों से, लेकिन अभी 2 दिन के लिए 10 रुपए किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए हमारी ई बुक में है क्या। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या एमजीटी ऐप से जाकर के इसे ले सकते हो। ग्राफिक्स, इमेज, ग्राफ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, हर एक चीज़ है इसमें, मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो जनवरी मंथ की ई बुक है। इसके अलावा ऐसे ही कंटेंट आपको बुक में भी दिया गया है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर देखो, हम लोग 5 से 6 सालों से सब कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग को एक व्यापक अनुभव है इस क्षेत्र में कि क्या स्टूडेंट को क्या फंसता है, क्या दिया जाए कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए, कोई फालतू की चीज़ें ना दी जाए। इसलिए बेहतर है ये बुक। ठीक है, और ये सिर्फ मेरे कहने से ना लीजिए, आप जाइए रिव्यू रेटिंग वगैरह चेक कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। चलिए अगला, किसको सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख होंगे साथियों के बाला सुब्रमण्यम। इनको आरबीआई के अप्रूवल के बाद नियुक्त कर दिया गया है। देखिए इससे पहले थे आसू खुल्लर, तो आसू खुल्लर जो होंगे ये अब ग्लोबल को हेड होंगे। और उसके बाद इंडिया में क्योंकि सिटी बैंक इंडिया की नहीं है, तो जो इंडिया के सीईओ होंगे सिटी बैंक के, ये होंगे के बाला सुब्रमण्यम। ठीक है ना, तो इनको नियुक्त किया गया है किसकी जगह पर? आसू खुल्लर की जगह पर इनको ग्लोबल प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, अंशु खुल्लर, आसू खुल्लर।
तो 1812 में सिटी बैंक की स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी की बैंक है ये, यूएस की, ठीक है ना, अमेरिका की बैंक है। इसके इंडिया वाले यूनिट के लिए यहाँ बात हुई है, ठीक है। तो अध्यक्ष इसके हैं बारबरा डिसोवर। अगला, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? अभी वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, देखो वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है ना, इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया जो, उसमें भारत का स्थान 38वां है। 38th पायदान पर भारत बना हुआ है। बैंक वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एलपीआई 139 कंट्रीज में, ठीक है ना, तो 38th प्लेस पर है इंडिया। और देखिए यहाँ पर एम्स टू बी इन द टॉप 25 बाई 2030, भारत ने एम किया है कि वो टॉप 25 में आ जाएगा 2030 तक। अभी 38 पर हैं, 25 के अंदर आने का लक्ष्य रखे हैं, ठीक है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो और क्या बताना है, हाँ, इसमें यह भी उद्देश्य रखा गया है कि लॉजिस्टिक जो लागत है अभी वर्तमान में वो जीडीपी का 13 से 14% जा रहा है। इस लागत को भी कम करना है। कैसे कम होगा, कितना कम होगा? मेक इन इंडिया, इन सब को चीजों को बढ़ावा देना, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देना, इन सब के माध्यम से ये घट करके सिंगल डिजिट में आ जाए। 12-13%, 13-14% जो है ये 8-9% के आसपास आ जाए। अगला, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान बन गया? ध्यान रहे ये क्वेश्चन पूर्वोत्तर राज्य का पहला बना है, ठीक है ना, मतलब पूरे भारत में तो 145 से ज्यादा ऐसे ग्रीन स्कूल हैं, लेकिन पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग पाने वाला ये राज्य बना है। ये सिक्किम में बना है, ये स्कूल बना है। पीएम श्री योजना के तहत पीएम श्री स्कूल बनाए गए हैं बहुत सारे, आपको पता है। तो इसमें सिक्किम में जो बना हुआ है ये ग्रीन रेटेड हो गया है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा हर साल ग्रीन कार्निवाल और ग्रीन पुरस्कार समारोह किया जाता है, उसी में इसको चुना गया है। कहाँ पर है ये? तो ये है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची सिक्किम में। कहाँ पर? नामची सिक्किम में है, ठीक है। 2024-25 के लिए केवल 150 स्कूल को ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है। ओके, अगला, वैसे सिक्किम के बारे में अगर बात करें तो सिक्किम जब भी आता है तो आपको याद रखना कि जैव विविधता से पूर्णतः जैविक खेती करने वाला ये पहला राज्य है, ठीक है। अगला, हाल ही में नए इनकम टैक्स बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, इसका क्या उद्देश्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला था, शायद हो सकेगा तो आज दिन में बनाऊंगा भी। नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल गई है। अब ये बिल अभी कैबिनेट की मंजूरी मिली है, फिर संसद में आएगा, लोकसभा में, फिर चर्चा पर चर्चा होगी, बिल पेश होगा, पास होगा, उसके बाद फिर ये अप्रूव होकर के एक्ट बनेगा। ये नया इनकम टैक्स बिल जो है ना, ये क्या क्या चीजों के लिए सुधार के लिए आ रहा है? ये इनकम टैक्स नियमों को सुविधाजनक बनाएगा, बहुत ही इजी बनाएगा। 6 दशक पुराने जो आईटी नियम हैं 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको चेंज करेगा, और वाक्य को स्पष्ट और सरल बनाएगा जिससे आम नागरिक भी उसको पढ़ सके, समझ सके और इनकम टैक्स को समझने के बाद चुका सके, चुकाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन सब चीजों की वजह से नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में ही कहा था, मैंने भी आपको बजट वीडियो में बताया था, कि नेक्स्ट वीक ही ये बिल लाया जाएगा। तो अभी संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, हो सकता है इसी में ला दिया जाए, ठीक है, लाया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें चेंजेस होंगे, मतलब इसको आसान बनाया गया है, लाइनें छोटी की गई हैं, वाक्य छोटे किए गए हैं, सेंटेंसेस छोटे छोटे किए गए हैं, आसान हो जाए जिससे पढ़ने में, ठीक है। तो क्योंकि 1961 6 दशक पहले का नियम है, तब की अंग्रेजी नेहरू साहब वाली थी, है ना। तो आईटी एक्ट 1961 की ये जगह लेगा। स्पष्टीकरण, कठिन वाक्य नहीं होंगे, टैक्स कानूनों को पढ़ने में समझने में आसानी होगी और छोटे की जाएंगे वाक्य। अगला, डंकी मार्ग से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले कितने भारतीयों को ट्रम्प सरकार ने पहले चक्कर में निर्वासित किया? तो फर्स्ट फ्लाइट आई, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी कि पहले में 104 भारतीयों को लाया गया था, 104 भारतीय आए यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से आए, जिस हिसाब से हथकड़ी बेड़ियां बांध करके लाया गया, इसको लेकर के खूब कंट्रोवर्सी हुई। बहरहाल इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो अभी कितने आने हैं भाई? 18,000 आने हैं, 18,000 आने हैं। अवैध भारतीय वहां पर हैं, अवैध भारतीय यूएस में है, यूएस में है, तो इन सबको लाया जाएगा शिफ्ट बाय शिफ्ट, ठीक है। तो अभी 104 को लाया गया है,
104 जो लाए गए हैं वो कौन कौन कहाँ से हैं ये सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। किस फूड कंपनी का नाम बदलकर इटरनल रखने की घोषणा की गई? तो अभी हाल ही में जोमेटो ने क्या किया कि अपनी सभी फूड कंपनियों को ना मिलाकर एक कर दी और इसका नाम कर दिया इटरनल। इसको आप ऐसे समझो, जैसे फेसबुक ने अनाउंस किया था एक बार कि भाई हम मेटा कर देंगे, अपनी सभी कंपनियों को इसके अंदर रखेंगे। फेसबुक होगा इसका, इंस्टाग्राम इसका होगा, व्हाट्सएप होगा, ठीक है ना। तो ये सब कंपनियां मेटा के अंतर्गत आएंगी। ऐसे ही इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया कि इटरनल हो गया, ये इटरनल कर दिया और इटरनल के अंतर्गत अब सभी कंपनियां इनकी होंगी, चार प्रमुख कंपनियां। तो देखिए ये दीपेंद्र गोयल ने, जो कि जोमेटो के फाउंडर एंड सीईओ हैं, इन्होंने ये घोषणा की है। ये जोमेटो स्थापित किए, उसको ग्रो कराए, उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां ये खरीदे, ठीक है, जैसे ब्लिंकिट हुआ, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऐप अभी लॉन्च किए थे कुछ दिन पहले। हाइपर प्योर है, ये किचन सप्लायर का काम करता है। डिस्ट्रिक्ट जो है लाइव इवेंट करता है, टिकट वगैरह डिस्ट्रिक्ट पर बुक होती है। आप देखो ब्लिंकिट जो है ये क्विक कॉमर्स है, और ब्लिंकिट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। जोमेटो इनका फूड डिलीवरी के लिए जाना ही जाता था। तो इन चारों कंपनियों को अब ये ला दिए एकीकृत करके, इटर्नल इटर्नल के अंतर्गत ला दिए, ठीक है ना। चलिए तो अब इसकी रीब्रांडिंग करेंगे और इटर्नल में ये सब चीज़ें आएंगी। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है जोमेटो का, दीपेंद्र गोयल जिसके एमडी सीईओ हैं, और ये जोमेटो कंपनी लिस्ट हो चुकी है, तो अब पब्लिक सेक्टर की कंपनी बन गई है। खैर ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर, और हाँ मैंने टाइम पर आपका कवर करा दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और ज़रूरी बात यह है कि ई बुक जा करके सभी लोग लीजिए। 10 रुपए का तो है यार, एक बिस्किट लेकर के आओगे, एक चाय अब 10 रुपए में मिलती है, जा करके लाओ, बुक ई बुक लो जनवरी मंथ की, और पढ़ो, देखो क्या है, किस प्रकार का कंटेंट है, किस लेवल कंटेंट है, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये कल का क्वेश्चन था, 1954 सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश है सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता? चीन है। आज आपको क्या बताना है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 5 बार का टाटा स्टील शतरंज मास्टर का खिताब जीता है? कल आपको बताया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास करना, कल दोनों का आंसर बताया गया था। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और अगर आप नहीं तैयारी करते हो किसी एग्जाम की, आपके यार दोस्त जान पहचान वाले करते हैं, तो उनको ई बुक लेकर के भेजो, ठीक है। देखो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, और आशीर्वाद ही देंगे एक प्रकार से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।